हाँ बच्चों, हमने बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन यहाँ तक पढ़ लिया है, ठीक है। बैलेंसिंग के बाद में चलते हैं आगे, और आगे है हमारा इक्विवेलेंट वेट का कॉन्सेप्ट हम पढ़ने वाला है। तो हेडिंग लगाओ इसमें, इक्विवेलेंट वेट। देखो बच्चों, इक्विवेलेंट वेट की बात आती है ना, जैसे हमारा मोलिकुलर वेट होता है वैसे इक्विवेलेंट वेट होता है, थोड़ा सा फर्क है दोनों में। क्या रिलेशन है भाई हम लोग जानते हैं। एक बात और भी है, ये जो इक्विवेलेंट वाला जो कॉन्सेप्ट है ये आपने 11th क्लास में बहुत थोड़ा पढ़ा है। सर आप हमें मिले ही नहीं, आप हमें देखे नहीं, उसके बावजूद ऐसा कैसे कर सकते हैं। मैं हर साल बहुत सारे बच्चों को देखता हूँ जो कहीं ना कहीं 12th स्कूलिंग से करके आते हैं, तो उनका भी तो मेरा एक्सपीरियंस है, क्योंकि स्कूल्स में केमिकल अर्थमेटिक में मोल कॉन्सेप्ट बहुत थोड़ा पढ़ाया जाता है। वंस अपॉन ए टाइम मैं भी था कहीं स्कूल्स में, बहुत साल पहले, ऑलमोस्ट 15 ईयर्स, तो वो चीज़ मैं भी वहीं से गुजरा हूँ होके। तो एक्चुअल में ये पार्ट कहीं ना कहीं भी थोड़ा यहाँ आके थोड़ा हेवी हो जाता है, क्योंकि इसके बारे में वहाँ आइडियाज़ बहुत थोड़े आप सीख के आते हैं। लेकिन कोशिश करें शुरू से सुने हर एक बात को, दिमाग लगाएं, सीखें, ट्राई करें, बार बार क्वेश्चंस को करें, उनका सोल्यूशन देखें, नहीं होते हो तो बहुत सारा कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है बच्चों, इक्विवेलेंट वेट जो होता है उसका सबसे सिंपल सा जो फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे लगाते हैं, जो यहाँ फॉर्मूला हम लगाते हैं इक्विवेलेंट वेट का, वो ये लगाते हैं, इक्विवेलेंट वेट इक्वल्स टू होता है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन डिवाइड में एन फैक्टर। एन फैक्टर भी कहते हैं बहुत सारे लोग, इसको एक्स फैक्टर भी कहते हैं, कुछ लोग इसे वैलेंसी फैक्टर भी कहते हैं। कुल मिल मिला के बात सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। एन फैक्टर कहो, एक्स फैक्टर कहो या वैलेंसी फैक्टर कहो, कहानी बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे अब पूरा जो हमारी कहानी है ना बच्चों, मोलिकुलर वेट हर किसी को निकालना आता है। वाटर का 18 होता है, नाइट्रिक एसिड का 63 होता है, सल्फ्यूरिक एसिड का 98 होता है, ग्लूकोज का 180 होता है, यूरिया का 60 होता है, अपना जो सुक्रोज उसका कितना 342 होता है, तो वगैरह वगैरह, अमोनिया का 17 होता है, सबको पता है। मोलिकुलर वेट हर किसी को निकालना आता है। लेकिन एन फैक्टर कैसे निकालेंगे? एन फैक्टर का कुछ छोटा सा कोई कैप्सूल नहीं है कि खाया और हमने काम अपना हो गया, नहीं, कहानी लंबी है। कई सारे तरीके से अपन को अलग अलग टाइप के आयंस के लिए, अपने एसिड के लिए, बेस के लिए, सोल्ट के लिए, ठीक है, अलग अलग तरीके से निकालना पड़ेगा, सीखते हैं। इट विल कंज्यूम, एन फैक्टर अकेला आधा घंटा कम से कम कंज्यूम करेगा यहाँ पे, वो सिर्फ क्रैश कोर्स में। फुल क्लास होती है ऑलमोस्ट 1 आवर प्लस कंज्यूम करता है, ठीक है। उसके बाद में लो ऑफ इक्विवेलेंस तो अपना शुरू होता है। तो लो ऑफ इक्विवेलेंस लगाने के लिए अपन को एन फैक्टर का नॉलेज अच्छा होना चाहिए बच्चों, ठीक है। करें शुरुआत। हाँ, तो फॉर्मूला आपने लिख लिया होगा जरूर, नहीं लिखा हो तो एक बार थोड़ा सा बैक जाके वापस से फॉर्मूले को लिख लीजिए अपने को। तो जब बात एन फैक्टर की आती है तो मैं सबसे पहले किसी आयन के लिए बात करूं, नंबर 1 पे 4 आयंस। हाउ टू फाइंड एन फैक्टर फॉर आयंस? आयंस के लिए एन फैक्टर हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? तो जब एन फैक्टर आयंस के निकालने की बात आती है बच्चों, तो कोई भी जो आयन होता है उसका जो एन फैक्टर होता है, वो एक्चुअल में जो आयन होता है उस आयन पे जो चार्ज प्रेजेंट होता है उस चार्ज का मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ दैट आयन, मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज प्रेजेंट ऑन दैट आयन, ठीक है। सो एक छोटा सा पॉइंट इसमें ऐड कर दीजिए आप, इसमें लिखो एन फैक्टर फॉर एन आयन इज फाउंड इक्वल टू, एन फैक्टर फॉर एन आयन इज फाउंड इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज प्रेजेंट ऑन एन आयन। यहाँ पे आयंस, यहाँ पे उनका एन फैक्टर। देखो बच्चों, आयंस में मैंने सबसे पहले सपोज OH माइनस लिया, नंबर 2 पे मैं सल्फेट SO4 -2 ले रहा हूँ, नंबर 3 पे मैं यहाँ पे एल्यूमिनियम +3 ले रहा हूँ, नंबर 4 पे मैं यहाँ पे PO4 -3 ले रहा हूँ। तो मैंने कई सारे डिफरेंट टाइप के आयंस यहाँ पे ले लिया। OH पे चार्ज कितना है? -1, तो एन फैक्टर 1। सल्फेट पे कितना? 2। एल्यूमिनियम पे कितना? 3। फॉस्फेट पे कितना? 3। +-3 कोई फर्क नहीं डालता है, आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड देखना होता है। और अगर मान लो आपसे इन आयन का इक्विवेलेंट वेट निकालने को कहा जाए, कैसे निकालोगे? तो जो इक्विवेलेंट वेट होगा, OH जो होता है उसका मॉलिक्यूलर वेट 17 होता है, 1 से डिवाइड कर दो। सल्फेट का होता है 96, 2 से डिवाइड कर दो। एल्यूमिनियम का होता है 27, 3 से डिवाइड कर दो। फॉस्फेट का होता है
सल्फेट 96 फॉस्फेट का होता है, 98 में से 3 चला गया 95, ये हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग किसी आयन को डील करके चलते हैं, ठीक है। तो जो आयन होता है उस आयन पे जो भी अपना एक फाइनल चार्ज होता है वही उसका एन फैक्टर हम लोग कंसीडर करते हैं बिना किसी दिक्कत के। क्लियर है बच्चों? चलो नंबर 2 पे चलते हैं। तो नंबर 2 पे आयन के बाद में ले रहा हूं 4 सॉल्ट। सॉल्ट और यहां पे उसका एन फैक्टर, लाइक सोल्ट के फॉर्म में लिया मैंने Na2SO4, सोल्ट के फॉर्म में लिया मैंने Na2SO4, ठीक है। दूसरा सोल्ट लिया मैंने यहाँ पे FeSO4 NH4 का होल ट्वाइस SO4.6H2, इसे हम लोग मोर सोल्ट कहते हैं, मोर्स सोल्ट। चलो एक एग्जांपल और लेता हूं मैं, Al2SO4 का होल ट्वाइस। एक्चुअल में देखो जो भी हमारा कोई भी एक सोल्ट होता है उस सोल्ट में, सोल्ट के अंदर जो भी टोटल पॉजिटिव चार्ज है उसका सम या जो भी टोटल नेगेटिव चार्ज है उसका सम, हालांकि दोनों इक्वल आएंगे क्योंकि कोई भी सोल्ट हमेशा न्यूट्रल होता है। तो प्लस का 4 है तो माइनस का 4 कंफर्म होगा, चाहे हम लोग वहां देख पाए नहीं देख पाए उस चीज को। तो वो न्यूट्रल होने के लिए वो सब उसमें प्रेजेंट होता है कंफर्म, इसमें कोई किंतु परंतु वाली बात हमारे माइंड में नहीं होना चाहिए। यू गेटिंग माई पॉइंट क्लियरली? चलो देखो Na2SO4 की अगर मैं बात करता हूं बच्चों, ठीक है, Na2SO4 में देखो अगर मैं Na2SO4 की बात करूं तो Na2SO4 जो है इसमें प्लस का चार्ज जो है वो माइनस, प्लस का 2 चार्ज है और माइनस का भी 2 है। भाई इसकी अगर बात करें तो ये हमें आयनाइज होने पे 2 Na+ देता है और साथ में सल्फेट देता है। माइनस का चार्ज कितना है? माइनस का 2, प्लस 1 पे Na+ पे +1 है, 2 पे प्लस का 2, +2 -2, तो एन फैक्टर कितना हो गया इसका? 2। फेरस अमोनियम सल्फेट, मोर सोल्ट भी इसे कहते हैं, सोल्ट में FeS कह देते हैं। देखो एक सल्फेट में माइनस का 2, दूसरे सल्फेट में माइनस का 2, तो टोटल माइनस का 4 है, तो प्लस का 4 हाँ कंफर्म होगा। कैसे? अमोनियम आयन जो है अपना इस अमोनियम आयन पे +1 चार्ज होता है, अमोनियम आयन पे +1 चार्ज होता है, ओके। तो एक पे +1, 2 पे प्लस का 2 हो गया, 2 हमारा Fe+ पे है, तो 2 और 2 कितना? 4 हो गया, तो प्लस का 4 है माइनस का भी 4 है, तो एन फैक्टर कितना आ गया? 4। Al2SO4 में सल्फेट पे -2 होता है, 3 पे 6 हो गया, या एल्यूमिनियम +3 है, 2 पे 6 हो गया, तो +6 -6 कुल मिला के एन फैक्टर कितना? 6। ये हमारा सोल्ट का हो जाएगा बच्चों। हालांकि सोल्ट का बहुत ज्यादा काम नहीं आता है लेकिन फिर भी आपको ध्यान में रख लेना चाहिए। हाँ जी, नंबर 3 पे फोर एसिड्स और बेसिस। एसिड्स और बेसिस के लिए बच्चों देखो जो भी एसिड होता है ना उस एसिड का एन फैक्टर होता है उस एसिड का बेसिसिटी कितना उसके इक्वल, और जो भी बेस होता है उस बेस का एन फैक्टर होता है उस बेस का एसिडिटी कितना है उसके इक्वल। आप मेरी बात समझ रहे हैं क्लियरली? एसिड का होता है उसका बेसिसिटी के इक्वल और बेस का होता है उसकी एसिडिटी के इक्वल। तो यहाँ पे मैं कह दूंगा कि जो भी हमारा एसिड है ना, इसमें एक छोटा सा पॉइंट लिख दो, 4 acids their n factor is found equal to its basicity, n factor is found equal to its basicity, and 4 bases their n factor is found equal to their acidity, and 4 bases their n factor is found equal to their basicity, तो उनकी बेसिसिटी के इक्वल होता है। एग्जाम्पल कुछ कर लेते हैं। तो यहां पे मैं एसिड या बेस दोनों में से कोई सा भी ले सकता हूं। नंबर 1 पे लिया है मैंने H2S2O7, नंबर 2 3, नंबर 2 पे मैं ले रहा हूं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CH का होल ट्वाइस,
चलो उसके बाद में लिया मैंने यहाँ पे H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड। 4 नंबर पे मैं ले रहा हूँ H3PO3। 5 नंबर पे मैंने लिया है यहाँ पे H3PO4। PO4 तो कॉमन हो जाएगा, H3PO2। 6 नंबर पे मैं ले रहा हूँ H4P2O5। 7 नंबर पे मैं ले रहा हूँ H4P2O6। तो बच्चों इनका जवाब देने के लिए आपको जो मैंने आपको पिछले जो पार्ट है, पिछला जो वीडियो लेक्चर है, ठीक है, जो लास्ट पार्ट अपना, उसमें मैंने आपको सल्फर और फॉस्फोरस के ऑक्सी एसिड्स बताए, इफ़ यू रिमेंबर दैट। सल्फर और फॉस्फोरस के ऑक्सी एसिड मैंने बताए, तो उनमें किसका कौन सा एसिड का बेस एसिडिटी कितना है ये याद रखना हमारे लिए बहुत जरूरी है, बेहद जरूरी है, ठीक है। इज इट ओके? तो यहां भी इनका मैं एन फैक्टर निकालने जा रहा हूं बच्चों। देखो H2S2O7 जो होता है ये 2H प्लस देता है, तो एन फैक्टर हो गया 2, इसकी बेस एसिडिटी 2 है। ये 2OH देता है, इसका एसिडिटी 2 है, एन फैक्टर 2। H2SO3 2H प्लस देता है, इसका एन फैक्टर 2। H3PO3 ये सब अच्छे हैं, इनमें कंफ्यूजन सबसे ज्यादा होता है, ऐसा मेरा बिल्कुल अनुभव है ऐसा। H3PO3 बच्चों याद करो हमारा होता है, सबसे पहले हम लिखते हैं H3PO4 ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड या फॉस्फोरिक एसिड, वो 3H प्लस देता है। H3PO3 2 देता है, H3PO2 1 देता है। तो ये तो उनको पता होना चाहिए। सर मैंने उनको याद नहीं किया, मेरे को डायरेक्ट बताओ। डायरेक्ट कुछ नहीं होगा बच्चों, डायरेक्ट कैसे होगा? आपको जो भी फॉर्मूलाज है, जो कॉन्सेप्ट होते याद होना चाहिए। आज से मैंने लगभग 12 से 13 साल पहले, ऑलमोस्ट 12 to 13 ईयर्स अगो, मैंने फिजिक्स को फुल डिटेल में पढ़ा था। और आज मुझे उसके मैं कॉन्सेप्ट अगर भूल गया तो मैं फिर उनके क्वेश्चन को नहीं कर पाऊंगा। मैं बोलूँ कि भाई मुझे कुछ शॉर्ट में ऐसा बताओ, मेरे डायरेक्ट हो जाए, डायरेक्ट ऐसा संभव नहीं है। वो सब चीज़ें हमारे फ्लो में होना चाहिए, हर एक चीज़ हमारी क्लियर होना चाहिए। उसके बाद में हम क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन में करने का मजा भी आएगा और अपन परफॉर्म भी करेंगे। तो ये 2H प्लस देता है बच्चों, ये 1H प्लस देता है, और ये दोनों तो बहुत ही प्यारे हैं यार, इनमें तो कंफ्यूजन सबसे ज्यादा होता है। याद रखना ये है अपना पायरोफॉस्फोरस एसिड, 2H प्लस देता है। ये है हाइपोफॉस्फोरिक एसिड या हाइपोपायरोफॉस्फोरिक एसिड, 4H प्लस देता है। ये नीट 2000 उसमें आया है, नीट 2016। प्लीज यहां तक नोट करें, मैं क्वेश्चन की फॉर्मेट में और एक अच्छा सा पॉइंट आपसे डिस्कस करूंगा। देखो अगला जो मेरा क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है, वो ये है बच्चों। इन गिवन रिएक्शन, in given reaction find out equivalent weight of H3PO4। in given reaction find equivalent weight of H3PO4। देखो H3PO4 प्लस में आपको ये रिएक्शन दिया गया है 2NaOH, Na2HPO4 प्लस प्लस में 2H2। एक्चुअल में फॉस्फोरिक एसिड जो होता है ना H3PO4, ये 3H प्लस देता है, लेकिन 3 देता तो है, लेकिन जब कोई रिएक्शन दिया है ना, तो फिर ये पहचान करना हमारे लिए बेहद जरूरी हो जाता है कि वास्तव में उसने वहां पे दिए कितने, ना कि देता है। तो फिर मैटर ये नहीं करता देता है, मैटर ये करता उसमें दिए कितने। देखो इसमें यहां पे 3H प्लस है, 3 दे सकता है, 2 सोडियम एटम आ गए, मतलब 2H प्लस चले गए, या ऐसे समझ लो कि 2 चले गए तभी तो एक और बचा हुआ है। तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन में इसने 2 H प्लस दिए, क्यों? क्योंकि सामने बेस के 2 मोल है, इसको अपना पूरे 3 H प्लस के मोल देने के लिए सामने बेस के 3 मोल चाहिए। कितने? 3 तो नहीं है, तो 2 ही दे पाएगा। अगर बेस का एक ही मोल होता तो एक ही H प्लस दे पाता। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि H प्लस देता कितने, ना दे कितने रहा है रिएक्शन में। तो यहां पे 2H प्लस दे रहा है, H3PO4 gave 2H प्लस आयंस ओनली, ठीक है। तो यहां पे इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा? तो एन फैक्टर 2 होने का मतलब इसका जो इक्विवेलेंट वेट आएगा
वो आएगा 98 मोलर मास, एन फैक्टर 2 से डिवाइड कर दो 49, प्लीज नोट इट। चलो चलते हैं आगे। एक और क्वेश्चन जो नीट 2006 में आया, 2016 में आया है, 2016। क्वेश्चन ये था H3BO3 बोरिक एसिड के बारे में था कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द बोरिक एसिड इज इनकरेक्ट और करेक्ट, दोनों में से कोई भी एक बात पूछी गई थी। तो वही बात है, अपन को मतलब स्टेटमेंट पहचान करना था, इज इट ओके और नॉट ओके। ठीक है, तो बच्चों देखो बोरिक एसिड के बारे में जो जो बातें हैं वो सब बात मैं डिटेल में डिस्कस कर लूंगा। आप क्वेश्चन करना एग्जाम वाले सेक्शन का, यू विल रियलाइज कि क्वेश्चन में क्या आया था क्या नहीं आया था। नीट 2016 में 2 बार हुआ था, सेकेंड टाइम नीट जो हुआ था उसमें आया था। ओके देखो, बोरोन के आउटर शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 1 2 3। ऐसे, ठीक है। ये बोरोन जो है वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, एक भी H+ नहीं निकल पाता। इसे H3BO3 या और BOH का होल थ्राइस से हम रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, से रिप्रेजेंट करके चलते हैं। ओके, यू गेटिंग माई पॉइंट। ये H+ नहीं देता, ये भी नहीं, एक भी H+ नहीं देता। डजंट गिव एनी H+ आयन। इसका मतलब ये जो है ये एक एसिड की तरह बिहेव नहीं करता है। कब तक नहीं करता है? जब तक इसके सामने कोई एक्वस मीडियम नहीं हो। एक्वस का फंडा क्या, चलो देखते हैं। H+ नहीं देता क्योंकि बोरोन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, तो इस पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, सो H+ रिलीज नहीं कर पाता है। ठीक है, एक्वस मीडियम में सीन अलग है, क्या है देखते हैं। इन एक्वस मीडियम, एक्वस मीडियम में ये होता है बोरोन के पास ये वैकेंट ऑर्बिटल है, ओके, और ये रहा H2 मॉलिक्यूल, ये इसके पास लोन पेयर है, अपना लोन पेयर इसके साथ में लगाता है। क्यों लगाता है? क्योंकि बोरोन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, बोरोन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, और इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होने के कारण ऑक्सीजन अपना लोन पेयर लगा दिया, इसका ऑक्टेट पूरा हो गया। अब लेकिन जैसे ही लोन पेयर लगाता है तो ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन थोड़े थोड़े डिफिशिएंट होने लगते हैं, कम होने लगते हैं। तो ऑक्सीजन का तो सीधा सा रूल है, जब भी ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन की कमी होने लगे तो हाइड्रोजन को H+ के फॉर्म में अलग कर देता है और इलेक्ट्रॉन उससे अपने पास ले लेता है, छीन लेता है। ताकतवर है, EN ज्यादा है, हाइड्रोजन से काफी ज्यादा है, 2.1 3.5। देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, इनका EN में अच्छा डिफरेंस है। तो इसे H+ के फॉर्म में भगा देगा, ये OH- इसके साथ अटैच होकर ये बनाएगा 3 OH तो लगे, 1 2 3, B एक ये आ गया 4, BOH का होल 4 माइनस प्लस प्लस में H+, लाइक दिस। ठीक है, H+ दिया, बिल्कुल दिया, H+ दिया, बिल्कुल दिया, लेकिन कब दिया? जब H2O के मॉलिक्यूल से अटैच हुआ, जब H2O के मॉलिक्यूल से अटैच हुआ, अटैच होने के बाद में दिया है। तो एक्चुअल में मैं जो पॉइंट्स अपने काम के उनको समराइज कर रहा हूं। अगर ये एक्वस मीडियम में नहीं है तो एक भी H+ नहीं देता है, एसिड की तरह बिहेव नहीं करता है। एक्वस मीडियम में H+ देता है, सही बात है। एक्वस मीडियम में H+ देता है, वाटर के मॉलिक्यूल से मिलकर देता है, सही बात है। एक्वस मीडियम में इसका n फैक्टर 1 होता है क्योंकि एक H+ देने में कैपेबल है, सही बात है। जो भी गलत है इसके अलावा वो गलत है, ये जो है वो सही है। तो यहाँ पे इसका n फैक्टर कितना हो गया? 1 इन एक्वस मीडियम। क्वेश्चन करना, क्वेश्चन में आपको जो पॉइंट मिलेंगे वो कहीं ना कहीं यही पॉइंट मिलेंगे जो आपने यहाँ पे भी लिख लिए हैं। इसको नोट करो, नंबर 4 पे चलते हैं, n फैक्टर निकाल लेंगे।
हाँ जी, नंबर 4 फॉर ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट के लिए एन फैक्टर हम कैसे निकालते हैं? ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट के लिए एन फैक्टर कैसे निकालते हैं? देखो, ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट की अगर मैं बात करता हूं, थोड़ा इसको मैं स्ट्रेट लिख देता हूं। ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट, ओके। देखो, कोई भी ऑक्सीडेंट मतलब वो होता है जो सामने वाले का ऑक्सीडेशन करता है, खुद का रिडक्शन करता है। कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जो सामने वाले का रिडक्शन करे, खुद का ऑक्सीडेशन करे। तो उनके लिए क्या फंडा लगाएंगे? उनके लिए फंडा ये लगाएंगे कि कोई भी ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट जो है ना, उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है पर मॉलिक्यूल उसमें कितना इंक्रीज होता है या कितना डिक्रीज होता है। लिखो इसमें, फॉर एन ऑक्सीडेंट and reductant, for an oxidant and reductant, their n factor is find out, their n factor is find out as total increase in oxidation number, total increase in oxidation number or total decrease in oxidation number per molecule, total increase in oxidation number और total decrease in OS पर मॉलिक्यूल। कैसे? बेहतर जानकारी के लिए एक बार आप देखें जो चीज मैं यहां पे एक्सप्लेन कर रहा हूं। देखो, नंबर 1 बहुत ही आसान से एग्जांपल से मैं शुरुआत करता हूं। Cl माइनस से हमने पर क्लोरेट ClO4 माइनस बना दिया। क्लोरीन -1 से क्लोरीन प्लस के साथ में गया है। OS निकालना बहुत सुपर फास्ट आपको आना चाहिए। क्लोरीन -1 से प्लस के साथ में गया है, 8 से इस क्लोरीन का OS बढ़ा। कैसे बच्चों? -1 से 0, 0 से 1, 2, 7, 7 तक गया, 8 से बढ़ गया। तो यहां एन फैक्टर जो होगा 1 है, किसका? Cl माइनस का, ओके। तो जो हमारा इक्विवेलेंट वेट हमसे कोई पूछ लेगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ Cl माइनस, क्लोरीन का 35.5 होता है मॉलिक्यूलर वेट या जो भी आयन का फॉर्मूला वेट कह दो, उसको डिवाइड करो कितने से? 8 से। ये इसका इक्विवेलेंट वेट आ जाए, किसका? Cl माइनस का, ओके। चलो नंबर 2 पे, N2H4 से मान लो मैंने NO2 माइनस बना दिया। नाइट्रोजन माइनस के 2 में है, नाइट्रोजन प्लस के 3 में है। -2 से प्लस के 3 में गया है, 5 से इंक्रीज हुआ है। लेकिन खास बात देखो, -2 से प्लस के 3 में गया है, 5 से इंक्रीज हुआ, लेकिन पर मॉलिक्यूल देयर आर 2 नाइट्रोजन एटम्स। कितने? 2। तो एक नाइट्रोजन में 5 का इंक्रीज है, 2 में कितने का इंक्रीज होगा? 10 का। तो इसका जो एन फैक्टर होगा इट विल बी 10। लेकिन बच्चों, अगर मैं इसी रिएक्शन को डायरेक्शन बदल के लिख देता हूं, सपोज मैं NO3 लिख देता हूं, NO3 से मैंने बना दिया N2H4। तो यहां नाइट्रोजन प्लस के 5 में है, यहां माइनस के 2 में है। अब मुझसे कोई इसका एन फैक्टर पूछेगा तो इसका एन फैक्टर देखो, 5 से माइनस के 2 में गया है, 7 से डिक्रीज हुआ है 7, और यहां नाइट्रोजन एक ही है तो मैं एक का निकालूंगा। अगर मुझसे कोई इसका एन फैक्टर पूछेगा तो मैं बोलूंगा -2 है, उधर प्लस का 5 था, 7 का चेंज आया है, लेकिन 2 नाइट्रोजन है, 7 दूनी 14, एन फैक्टर 14। मतलब भैया एन फैक्टर बड़ा ही सावधानी बरतने वाला काम है। यहाँ जल्दबाजी करोगे तो गलती होने के पूरे चांस है, और करनी भी नहीं है जल्दबाजी। इसका अलग है एन फैक्टर, इसका अलग है। इस वाले केस में दोनों का बराबर आता है, क्योंकि यहाँ पे दोनों साइड में, सॉरी यहाँ नाइट्रोजन देखो, हाँ इस वाले केस में क्लोरीन का दोनों साइड में जो है इसका एन फैक्टर और इसका दोनों का बराबर आता है, क्योंकि यहाँ नाइट्रोजन 2 है, यहाँ पे 1 है, तो एक डिफरेंस दोनों में आ जाता है। नीड टू रिमेंबर इट, ओके, क्लियर। चलो नंबर 4 पे, Fe3O4 से Fe2O3। बच्चों यहां पे मैं अगर बात करता हूं तो जो हमारा Fe3O4 होता है मिक्स्ड ऑक्साइड होता है, किस किस का? FeO प्लस में Fe2O3। यहां आयरन का जो OS है वो एवरेज 8/3 है, यहां आयरन का +3 है।
तो 8/3 से 3 में गया है, ऑक्सीडेशन हुआ है, 3 चेंज कितने का आया पर एटम, एक आयरन एटम में चेंज कितने गया 3 माइनस में 8/3, इट इज 1/3। बच्चों यहाँ पे मुझे इसका एन फैक्टर निकालना है, इसमें आयरन कितने 3, तो 3 का निकालूंगा तो 1/3 मल्टीप्लाई में 3 यानी 1 आ गया। सर मान लो इसका एन फैक्टर निकालना हो, निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो बच्चों चेंज कितने का आया 1/3 का, आयरन कितने यहाँ पे 2 का निकालो। क्या एन फैक्टर फ्रैक्शनल हो सकता है? जी बिल्कुल हो सकता है, नेगेटिव नहीं हो सकता, जीरो की भी जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो ये फ्रैक्शनल हो सकता है, नेगेटिव नहीं आएगा, कोई भी एक इंटीजर वैल्यू भी हो सकता है बच्चों, नेगेटिव कभी नहीं होगा। चलते हैं नंबर 5 पे। C2O4 -2 में ऑक्सीलेट का मैंने ऑक्सीडेशन किया, इसके ऑक्सीडेशन से मिलता है हमें CO2, और ये मैंने आपको भी एक क्वेश्चन में भी करके बताया था, जिसमें नीट 2016 में रेडॉक्स का बैलेंसिंग का क्वेश्चन आया, परमैंगनेट आयन प्लस में ऑक्सीलेट से मिलकर CO2 बनता है, Mn+2 बनता है, तो इसका ऑक्सीडेशन होता है तो ये CO2 गैस में कन्वर्ट हो जाता है। बच्चों यहाँ पे जो कार्बन है ना वो +3 में है, और यहाँ कार्बन +4 में, तो +3 से +4 में गया है। एन फैक्टर देखो बच्चों 1 से बड़ा है कार्बन में, और कार्बन कितने 2, मतलब 2 से बढ़ गया, 3 से 4 में गया, 1 से इंक्रीज हुआ है, लेकिन हमारे पास ऑक्सीलेट आयन में 2 कार्बन है, तो इसका एन फैक्टर हो जाएगा 2। 6 नंबर पे बढ़िया सा क्वेश्चन एक, फेरस ऑक्सीलेट आयरन +2 में है, इसका हमने ऑक्सीडेशन किया, ऑक्सीडेशन करने से आयरन +2 से +3 में चला गया, आयरन जो है +2 से +3 में चला गया, ओके। और साथ में जो हमारा ऑक्सीलेट आयन है ये 2 CO2 हमें देने वाला है, ओके बच्चों। तो यहां पे हम देख सकते हैं, क्लियरली देख सकते हैं बिना किसी दिक्कत के कि आयरन +2 से 3 में गया है, कार्बन का भी कुछ हुआ है, किस किस का क्या क्या हुआ है पहचान कर लेंगे। आयरन 2 से 3 में गया है, 2 से 3 में गया तो बच्चों 1 से इंक्रीज हुआ है, कार्बन +3 में होता है ऑक्सीलेट में, तभी तो मैंने जानबूझ के पहले ये कराया। 3 से कार्बन 4 में गया है, एक कार्बन में 1 से बड़ा है, 2 कार्बन में टोटल 2 से बड़ा है, ओके। टोटल इंक्रीज या टोटल डिक्रीज, टोटल डिक्रीज इंक्रीज इन OS, 1 और 2 यहां से 3, एन फैक्टर कितना हो गया इसका 3। थोड़ा और एक अच्छा एग्जांपल, ऑक्सीडेशन ऑफ फेरिक FeRric फेरिक ऑक्सीलेट, Fe2C2O4 का होल थ्राइस। बच्चों यहां आयरन +3 में है, क्योंकि यहां 3 लगा तो 3 लगा दो। आयरन जब +3 में है, क्या उसका आगे ऑक्सीडेशन होगा? बिल्कुल नहीं होगा। आयरन +2 में फेरस, +3 में फेरिक, अगर +3 में है तो फर्दर उसका ऑक्सीडेशन नहीं होता है। तो नहीं होता मतलब आयरन +3 से +3 में रहेगा, कहीं नहीं जाने वाला। ऑक्सीलेट आयन जो है वो अपना CO2 देगा, कितने कार्बन टोटल यहाँ पे 6, तो 6 CO2 में मिलने वाला है। कार्बन प्लस के इसमें कुछ भी चेंज नहीं है आयरन वाले में, कार्बन 3 से गया 4 में, पढ़ लिया आपने पहले, 1 से इंक्रीज हुआ है, टोटल कार्बन कितने 6, क्योंकि एक ऑक्सीलेट में 2 होते हैं, तो 6 से इंक्रीज हो गया। ये बड़ा आसान दिखता है, लेकिन करोगे ना तो बड़ा सोचना समझना पड़ेगा, इसलिए जल्दबाजी नहीं करें, आराम से देखें समझें प्रॉपरली और फिर खुद करने की कोशिश करें। प्लीज राइट इट। हाँ जी, उसके बाद में एग्जाम्पल नंबर 8,
जैसे ये अलग है थोड़ा एग्जाम्पल, थोड़ा नहीं पूरा ही कॉन्सेप्ट अलग लगेगा इसमें। Cl2 प्लस में NaOH से दिया है NaCl प्लस में NaClO3 प्लस में H2। हमारे को इसका इक्विवेलेंट वेट निकालना है क्लोरीन का, तो पहले हमें एन फैक्टर चाहिए। क्लोरीन का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन की रिडक्शन दोनों हुआ है, इट इज ए डिसप्रोपोर्शनेशन रेडॉक्स। करते हैं इस पर चर्चा। हाँ बच्चों, हमें Cl2 का निकालना है, तो Cl2 का दोनों हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन भी। इस सिचुएशन में क्या करें, कॉन्सेप्ट यहाँ टोटली अलग है, इट इज डिसप्रोपोर्शनेशन रेडॉक्स। ठीक है, तो ध्यान से सुनिए मेरी बात को। भाई क्लोरीन जो है ना वो 0 से ही -1 में गया है, 0 से क्लोरीन प्लस के 5 में भी गया। भाई 0 से -1 में गया है तो 1 से डिक्रीज हुआ है, लेकिन 2 क्लोरीन का निकालूं मैं तो 2 से डिक्रीज हुआ है। 0 से क्लोरीन प्लस के 5 में गया तो 5 से इंक्रीज हुआ है, लेकिन 2 क्लोरीन में निकालें तो 5 दूनी 10, 10 से इंक्रीज हुआ है। एक में डिक्रीज एक में इंक्रीज, वो भी डिसप्रोपोर्शनेशन रेडॉक्स में। सो व्हाट वी नीड टू डू, करते हैं कुछ। यहां क्लोरीन का हुआ है रिडक्शन, तो रिडक्शन का मतलब क्लोरीन क्या काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। व्हेन Cl2 वर्क्स एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडेंट, when Cl2 works as an oxidant, then its equivalent weight, तो वो तो वही हमारा मोलिकुलर वेट में एन फैक्टर का डिवाइड कर, तो एन फैक्टर कितना है यहाँ पे 2। when Cl2 works as a reductant, its equivalent weight m डिवाइड में 10। ओके, देखो जब भी अपन को डिसप्रोपोर्शनेशन से गुजरना पड़े तो फिर अपन क्या करते हैं, फिर हम ये करते हैं दोनों को ऐड कर देते हैं। इक्विवेलेंट वेट ऑफ Cl2 m/2 प्लस में m/10, इट इज 3m/5। एलसीएम लेके सोल्व करो। क्या मैं इसे ये भी लिख सकता हूँ m डिवाइड में 5 डिवाइड में 3 लिख सकता हूँ। बच्चों इसका जो इक्विवेलेंट वेट आएगा वो ये आ जाएगा, एक फॉर्मूला हमारा इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू मोलिकुलर वेट अपॉन एन फैक्टर। तो एन फैक्टर कौन है, जो डिवाइड में है, डिवाइड में कितना ये, तो यहां जो क्लोरीन का एन फैक्टर फॉर Cl2 जो है वो 5/3 है। मेथड सामने पड़ा है, मैं आपको छोटा सा शॉर्ट में ट्रिक भी बता रहा हूं। देखो शॉर्ट ट्रिक हमारा क्या कहता है, शॉर्ट ट्रिक कहता है कि अगर अपन को एन फैक्टर निकालना पड़े किसमें, डिसप्रोपोर्शनेशन में, तो एक काम करो, 2 से डिक्रीज हुआ है 5 से इंक्रीज हुआ है, 2 से डिक्रीज और 10 से इंक्रीज, तो 2 मल्टीप्लाई में 10 डिवाइड में 2 प्लस में 10, 20 डिवाइड में 12, 5 डिवाइड में 3, ये एन फैक्टर, मतलब शॉर्ट में एन फैक्टर भी हम निकाल सकते हैं। मेथड कैसे हुआ ये रहा, वो तो एक ट्रिक है इसको शॉर्ट में करने का, प्लीज नोट इट। वन मोर इंपॉर्टेंट पार्ट, एक क्वेश्चन की फॉर्म में लिख लो से, मैं बात करूंगा पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट या स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। KMnO4 जो होता है वो एक स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, इट वर्क्स एज ए स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सो प्लीज नोट डाउन द क्वेश्चन, व्हेन KMnO4 works as a strongest oxidizing agent, works as a strongest oxidizing agent, then find out its equivalent weight in acidic, basic and neutral
मीडियम, एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल मीडियम। ये 3 मीडियम की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। इन तीनों मीडियम में इसका हमें इक्विवेलेंट वेट बताना कितना होने वाला है। ओके, चलो देखते हैं सॉल्यूशन इन एसिडिक मीडियम। देखो बच्चों, KMnO4 का मैंगनीज प्लस के साथ में इसके पास एक ही विकल्प है। किस चीज का विकल्प है? कि खुद का ये रिडक्शन कर ले, क्योंकि फर्दर इसका ऑक्सीडेशन संभव नहीं है। ये अपनी हाईएस्ट OS में पहुंच चुका है, ये अपनी हाईएस्ट OS में पहुंच चुका है। गेटिंग माय पॉइंट? तो यहां पे जो KMnO4 का मैंगनीज प्लस के साथ में है, ये प्लस के 2 में आता है, 5 से डिक्रीज हुआ है। सर ये प्लस के 2 में आता है, ऐसा कंफर्म है? हाँ, ये स्टैंडर्ड होता है, हम अपनी मर्जी से नहीं लेके आ रहे, अपनी मर्जी से नहीं लेके आ रहे। हमको हो सकता है कि हम थ्योरेटिकली जब तक पढ़ते हैं मैंने को KMnO4 कभी हाथ ही नहीं लगाना पड़े और एसिडिक मीडियम में लाना, उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करने की जरूरत ही नहीं पड़े। तो ये सब चीजें एक्सपेरिमेंटली होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका एन फैक्टर कितना हो गया बच्चों? 5। तो इक्विवेलेंट वेट कितना आ जाएगा? KMnO4 का मोलर वेट 158 होता है, उसमें 5 से डिवाइड कर दो। ओके, ऐसे ही ये तो हुआ एसिडिक मीडियम का। इन नंबर 2 पे इन न्यूट्रल मीडियम और डाइल्यूट बेसिक मीडियम। डाइल्यूट बेसिक भी न्यूट्रल के साथ में आता है। डाइल्यूट बेसिक मीडियम KMnO4 का जब ये ऑक्सीडेंट की तरह काम करेगा तो KMnO4 का मैंगनीज प्लस के 7 से बच्चों प्लस के 4 में आता है, एन फैक्टर 3 हो गया, इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा 158 डिवाइड में 3। स्टैंडर्ड है, अपन ने अपने हिसाब से इसको डिसाइड नहीं किया। ओके, ऐसे ही 3 नंबर पे इन कॉन्सेंट्रेट बेसिक मीडियम KMnO4 का मैंगनीज प्लस के 7 से मैंगनीज प्लस के 6 में आता है, पर मैग्नेट से मैग्नेट में आता है, एन फैक्टर हो गया 1, इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा 158 डिवाइड में 1। तो ये अपना आंसर आ गया। लेकिन इसमें एक बड़ा सा लफड़ा ये है बच्चों कि आफ्टर सर्टेन टाइम हम सब कोई भी है इसको भूल जाएगा यार कि एसिडिक में 5 आया, न्यूट्रल में 3 आया, बेसिक में 1 आया। उसके लिए मैं आपको एक बहुत ही प्यारा सा ट्रिक बता रहा हूँ। पूरा गेम को मुश्किल से 5 सेकंड में आप याद कर सकते हैं। देखो कैसे। एक बार एक इंडिया का और बांग्लादेश का मैच हुआ था। बांग्लादेश को शॉर्ट में BN से लिखते हैं, इंडिया को IN से लिखते हैं। उस दिन बांग्लादेश 153 पे ऑल आउट हुआ था, इंडिया ने 155 रन बना दिए थे। इससे हमारे को आज काम नहीं पड़ रहा है, हमें काम इससे पड़ रहा है। ट्रिक में सब कुछ आ चुका है ऑलरेडी, जो कुछ पड़ा आ गया है। कैसे? A4 एसिडिक, एसिडिक में एन फैक्टर 5, N4 न्यूट्रल, न्यूट्रल में 3, B4 बेसिक मतलब कॉन्सेंट्रेट बेसिक। तो एसिडिक में 5, न्यूट्रल में 3, बेसिक में 1। एसिडिक में 5 से डिवाइड किया, न्यूट्रल में 3 से किया, ये किया। बांग्लादेश 153 ऑल आउट, बांग्लादेश 153 ऑल आउट, बांग्लादेश 153 ऑल आउट, बांग्लादेश 153 ऑल आउट, सब आ गए इसमें। ठीक है, तो ये ट्रिक ध्यान में रखो। आपको बस ये एन फैक्टर पता होना चाहिए, ये अपने काम आता है, कई सारे क्वेश्चंस में काम आता है। अब मैं खास बात एक जो बताना चाह रहा हूं आपको वो ये है कि मान लो क्वेश्चन में डाइल्यूट बेसिक दिया हो तो एन फैक्टर लेना है 3, कॉन्सेंट्रेट बेसिक दिया हो तो एन फैक्टर लेना है 1, लेकिन सिर्फ बेसिक दिया हो, सिर्फ एल्कलाइन दिया हो, ना तो कॉन्सेंट्रेट ना डाइल्यूट, क्या करोगे? लोगों के ओपिनियन बटे हुए होते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि से कॉन्सेंट्रेट ले ले, कुछ लोग मानते हैं डाइल्यूट ले ले। हम तो वो मानेंगे जो नीट वाले मानेंगे, समझ रहे हो? कुछ बुक्स में भी अलग अलग आंसर मिलता है इसका। नीट वाले क्या मान, नीट वाले वो मानेंगे जो नीट वाले मानते आए हैं। नीट वाले सिर्फ बेसिक लिखा होता है, ध्यान रखना, उसे डाइल्यूट बेसिक मानते हैं, डाइल्यूट बेसिक मानते हैं या न्यूट्रल की तरह बिहेव करते हैं। कॉन्सेंट्रेट लिखा होगा तो फिर कॉन्सेंट्रेट वाले की तरह, सिर्फ बेसिक लिखा होगा तो डाइल्यूट या न्यूट्रल मानते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें ध्यान रखना, प्लीज नोट इट।